किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक के 5वें अध्याय वर्ग, संघर्ष और राज्य की पहली कड़ी और इस पूरी श्रृंखला की 10वीं कड़ी। दूसरे अध्याय में हम मार्क्स के वर्ग संघर्ष के आम सिद्धांत का वर्णन कर चुके हैं। वर्ग संघर्ष ऐसी उत्पादन व्यवस्था से पैदा होता है जो समाज को वर्गों में बांट देती है, जिनमें से एक वर्ग सचमुच पैदावार करता है, जैसे गुलाम, अर्ध गुलाम, किसान, मजदूर, और दूसरा वर्ग उत्पादन के लिए बिना हाथ पैर हिलाए ही पैदावार के एक भाग का उपभोग करता है, जैसे कि गुलामों के मालिक, सामंती भूस्वामी, पूंजीवादी मिल मालिक आदि। परंतु प्रत्येक युग में इन वर्गों के अलावा कुछ दूसरे वर्ग भी होते हैं। पिछड़े हुए यानी औपनिवेशिक अथवा अर्ध औपनिवेशिक देशों में आज भी उगते हुए पूंजीपति वर्ग, जिसमें हम विदेशी पूंजीपतियों को शामिल नहीं कर रहे हैं, और एक बढ़ते हुए मजदूर वर्ग के साथ साथ सामंती भूस्वामी और ऐसे किसान भी पाए जाते हैं जो अर्ध गुलामों से बहुत बेहतर दशा में नहीं है। वर्गों का संघर्ष मनुष्य को उत्पादन की पहले से ऊंची अवस्था तक पहुंचने में सहायता करता है। कोई क्रांति जब सफल होती है तो उत्पादन की पहली से ऊंची व्यवस्था कायम की जाती है या विस्तार पाती है। ब्रिटेन में पूंजीवाद के विकास का रास्ता क्रॉमवेल की क्रांति और 1689 यानी 1689 की महान क्रांति ने खोला था। फ्रांस के लिए ये काम 1789 यानी 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद होने वाली क्रांतियों ने किया था। परंतु मार्क्स ने इन मोटी मोटी बातों को कहकर ही संतोष नहीं कर दिया। उन्होंने अपने काल के संघर्ष का निकट से अध्ययन किया ताकि वर्ग संघर्षों के नियमों का पता लग सके। ये लड़ाई की पैंतरेबाजी का सवाल नहीं है। मार्क्स ने इस बात को पहचाना कि सामाजिक विकास को समझने के लिए वास्तव में उन वर्ग शक्तियों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेती हैं जो एक नए ढंग के उत्पादन को बढ़ाता है। और यूरोप के अनेक देशों की, विशेषकर 1848 यानी 1848 की क्रांतिकारी घटनाओं का अध्ययन करने के बाद मार्क्स कुछ ऐसी आम बातों का पता लगा सके जो सब पर लागू होती थी। सभी क्रांतियों में दिखाई पड़ने वाली ये बातें या नियम क्या हैं? पहली बात यह है कि क्रांतिकारी संघर्ष को सदा वर्ग संघर्ष चलाता है जो उत्पादन की नई व्यवस्था में शक्ति और अधिकार पाने वाला हो, परंतु वो अकेले ही ये काम नहीं करता। उदाहरण के लिए 1789 यानी 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति में उगते हुए पूंजीपति वर्ग के साथ साथ सामंतवादी युग का उत्पादक वर्ग यानी किसान, छोटे व्यापारी, स्वतंत्र दस्तकार और भावी मजदूर वर्ग के पूर्वज भी शामिल थे। आबादी के इन सभी हिस्सों ने पुरानी व्यवस्था के शासक वर्ग के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष में हिस्सा लिया, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के स्वार्थों के होते हुए भी ये सब के सब ये समझ गए थे कि पुरानी व्यवस्था में उनके लिए दमन, नई मुश्किलें और मुसीबतें ही हैं। यूरोप की दूसरी क्रांतियों में भी यही हुआ। ये क्रांतियां बाद में हुई। इन्होंने अनेक देशों में सामंती शासकों की निरंकुश सत्ता को पलटा और पूंजीवादी उत्पादन के लिए रास्ता साफ किया। जनता के लगभग सभी दूसरे भाग पुराने शासक वर्ग के खिलाफ एक थे और शुरू में सदा नए शासक वर्ग यानी उगते हुए पूंजीपति वर्ग ने ही क्रांति का नेतृत्व किया। संघर्ष के दौरान विशेषकर जहां जहां मजदूर वर्ग ने एक निश्चित अवस्था तक विकास कर लिया था, नई नई मैत्रियां कायम हुई। जनता के मेहनतकश हिस्सों ने जो अपने हितों के लिए संघर्ष में शरीक हुए थे, ऐसी मांगे बुलंद की जिन्हें नए पूंजीवादी शासक मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी दशा में जनता के मेहनतकश हिस्से अपनी मांगे बलपूर्वक मनवाने की कोशिश करते थे और पूंजीपति वर्ग मजदूरों के खिलाफ अधिक प्रतिक्रियावादी हिस्सों से मदद मांगता था। क्रॉमवेल के जमाने में भी कुछ इसी तरह की बातें हुई।
फ्रांस में तो 1848 तक बार बार यही होता रहा। जून 1848 यानी 1848 में पेरिस के मजदूरों ने अपने नए अधिकारों की रक्षा की कोशिश की, परंतु फरवरी क्रांति में स्थापित नई पूंजीवादी सरकार ने उन्हें हरा दिया। पर मार्क्स ने बताया, पेरिस का मजदूर वर्ग इतना विकसित हो चुका है कि अगली क्रांति में वो पूंजीपतियों के पीछे पीछे नहीं चलेगा, बल्कि खुद अगुवाई करेगा। 1871 में यानी 1871 में यही बात सचमुच देखने में आई, जब पेरिस के मजदूरों ने कम्यून स्थापित करने में अगुवाई की और 10 सप्ताह तक पेरिस पर अधिकार रखा। इतिहास में पहली बार मजदूर वर्ग ने क्रांतिकारी संघर्ष का नेतृत्व किया, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि मजदूर वर्ग अकेले ही लड़ा। मजदूर उन बड़े बड़े भूस्वामियों और पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ उठे थे जिन्होंने फ्रांस को युद्ध में झोंक दिया था और जो पेरिस की जनता की पराजय और भुखमरी से अपनी थैलियां भरने की कोशिश कर रहे थे। बड़े बड़े भूस्वामियों तथा पूंजीपतियों के खिलाफ इस लड़ाई में मजदूरों का साथ देने वालों में थे छोटे छोटे दुकानदार, जिनके कर्जे और किराए के बोझ को मनसूख करने से यानी माफ करने से सरकार इनकार कर रही थी और उन्हें दिवालिया बना रही थी। इनमें थे सभी वर्गों के देश प्रेमी लोग जो युद्ध में जर्मनी की पराजय से क्षुब्ध थे और सरकार द्वारा मानी गई शर्तों से नाराज थे। यहाँ तक कि प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले वे पूंजीपति भी मजदूरों के साथ थे, जिन्हें ये डर था कि सरकार फिर सम्राट को उनके सिर पर थोप देगी। ये सब मजदूरों का साथ दे रहे थे। इसमें पेरिस के मजदूरों की एक मुख्य कमजोरी ये थी कि उन्होंने किसानों को अपने साथ लाने का कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया, परंतु मुख्य बात यहाँ भी मौजूद थी, अर्थात ये कि प्रत्येक वास्तविक क्रांति जो मौजूदा शासक वर्ग को उलटने का प्रयत्न करती है, केवल उसी वर्ग की क्रांति नहीं होती जो शक्ति पर अधिकार करने वाला होता है, बल्कि वो उन सभी लोगों की क्रांति होती है जो वर्तमान शासक वर्ग द्वारा कुचले और दबाए जा रहे हैं। क्रांति के विकास की एक अवस्था में पूंजीवादी उसका नेतृत्व करते हैं और सामंती बादशाहत और भूस्वामियों के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन जब मजदूर वर्ग का विकास हो जाता है तो वो क्रांति में भाग लेने वाले सभी हिस्सों का नेतृत्व करने में समर्थ होता है। दूसरे शब्दों में इतिहास बताता है कि प्रत्येक क्रांति में जनता का विशाल हिस्सा मुख्य शत्रु के खिलाफ मोर्चा बनाता है। इसमें नई बात यह होती है कि बड़े बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ होने वाली क्रांति के संयुक्त मोर्चे की अगुवाई का काम मजदूर वर्ग संभाल लेता है। क्रांति एक नए वर्ग के हाथ में शक्ति सौंप देती है ताकि उत्पादन की एक नई व्यवस्था चालू हो सके, परंतु क्रांति उस संघर्ष का ही चरम बिंदु है जो वर्गों के बीच उनके उत्पादन से संबंधित परस्पर विरोधी हितों के कारण लगातार चलता रहता है। औद्योगिक पूंजीवाद के प्रारंभिक काल में ये संघर्ष बिखरे हुए ढंग से होता है और प्रायः किसी विशेष कारखाने में मिलने वाली मजदूरी तथा वहां की दूसरी परिस्थितियों को लेकर ही होता है। इन्वर्टेड कॉमा शुरू। परंतु उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ मजदूर वर्ग न केवल संख्या में बढ़ता है बल्कि अधिक बड़े समूहों में केंद्रित हो जाता है। उसकी शक्ति बढ़ती है और वो अपनी इस शक्ति को अधिक अनुभव करता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। मार्क्स, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848। मजदूर अपनी यूनियनें बनाते हैं जो राष्ट्रीय पैमाने पर संघर्ष चलाने की शक्ति से संपन्न विशाल संगठनों का रूप धारण कर लेती है। वे सहयोगी समितियां बनाते हैं और उनके द्वारा खरीदारों के रूप में अपने हितों की रक्षा करते हैं और फिर अधिक उन्नत अवस्था में वे अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जो एक वर्ग के रूप में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके लिए लड़ती है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 10वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें।
सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।